Hello, welcome to my accountancy class. Today's topic is the fundamental accounting assumptions. Assumption means मान लेना कि ठीक है, बिजनेस में ये चीज़ मानते हैं और इन assumptions के बेस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो हम क्या मानते हैं अभी पढ़ेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट। हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने उसके दो कैटेगरी पढ़ी थी, दो क्लासिफिकेशन थे उसके। पहला था उसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और दूसरा था अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इस क्लास में हम पढ़ते हैं उसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन assumption, that is concept. First assumption is going concern assumption. Concern जनरली हम बिजनेस एंटिटी के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस यूनिट एंटरप्राइज। गोइंग कंसर्न कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हम ये मानते हैं। हम ये नहीं सोचते, या कोई भी बिजनेस मैन ये नहीं सोचता कि आज उसने अकाउंट बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्लोज हो जाएगा। नहीं, हम कहते हैं कि नहीं, आज बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और ये फोरसीएबल फ्यूचर के लिए, फोरसीएबल पीरियड के लिए, फोरसीएबल। तो हम कह सकते हैं इट सेज दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर मेक इट पॉइंट हियर, foreseeable period of time. Make it point, foreseeable कि आगे तक चलता रहेगा, foreseeable profits period of time. That is the first point, that is going concern. और ये क्यों है, अभी हम एग्जांपल देंगे, इसके बेस पर कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। Next we can see that going concern assumption says that neither we are having any intention nor any necessity to close the business. Second, let neither any intention nor necessity to close the business. This assumption is taken here. ना तो कोई हमारी इंटेंशन है आज और ना ही फ्यूचर में ऐसी कोई जरूरत पड़ने वाली है कि बिजनेस हमें बंद करना पड़ जाए। बिजनेस चलेगा फोरसेबल पीरियड के लिए। For example, we take a transaction here. One car has been purchased for the business purpose. The cost of the car is rupees 10 lakh. This cost of rupees 10 lakh is not to be shown as expense in one accounting year. It is assumed that this car would be used in the future in the business. Let's suppose in 10 years. So the amount of 10 lakh would be written off as depreciation in the 10 years, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. Or as the case may be, as the income tax allows you to charge a depreciation. Depreciation क्या होता है बेटा, लास्ट वीडियोस में बताया है। जब भी आपको कभी डाउट्स रहा करें तो लास्ट वीडियोस जरूर देख लिया करें, तो डाउट्स नहीं रहेंगे। मैं फिर भी बता रहा हूँ दोबारा से। गोइंग assumption ये कहलाता है कि बिजनेस आज नहीं, हमारा जो चलता रहेगा फ्यूचर में। ना ही ऐसी कोई हमारी इंटेंशन है, ना ही ऐसी कोई हमारी जरूरत होगी कि बिजनेस को बंद करना पड़े। इसलिए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम 1 साल में नहीं दिखाते, उन एक्सपेंसेस को 1 साल में ज्यादा में दिखाते हैं, 1 साल से ज्यादा। जैसे कि 10 लाख रुपए की कार खरीदी, अभी एग्जांपल दे रहा था। जैसे आपने 10 लाख रुपए की कार परचेज की तो आप उसे 1 ईयर में एक्सपेंस शो नहीं करेंगे। उस 10 लाख रुपीस को आप 1 साल या 1 साल से ज्यादा में थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे। और वो कितना दिखाएंगे, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है कि उस कार की वैल्यू में कितनी कमी आने वाली है, उसके यूज होने से, टेक्नोलॉजी के एक्सपायर होने से, एक्सेट्रा।
तो वो डेप्रिशिएशन जो यूज में उसकी कमी आ रही है वैल्यू में, डेप्रिशिएशन एक्सपेंस की तरीके से कंसिडर किया जाएगा और बिजनेस में हर साल थोड़ा थोड़ा दिखाया जाएगा। ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। In the last class I gave you the example, the best example related to the advertisement. In the last class I gave you the example of advertisement. Let's suppose there is a shop which has spent a sum of rupees 5,000 on the advertisement. It is assumed that this sum of rupees 5,000 on the advertisement will give the benefit to that very businessman for only 1 year. कि ये जो प्रॉफिट एडवर्टीजमेंट में खर्च किया है ये केवल आपको फायदा 1 साल में देगा। माना पान की दुकान है या कोई कन्फेक्शनरी शॉप है, उसने एडवर्टीजमेंट करा लिया, 5,000 रुपीज पे कर दिया। ऐसे छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट कराने से 1 साल फायदा मिलेगा, इससे ज्यादा क्या, कस्टमर फिर भूल जाएंगे उसको। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को आप जो 5,000 का हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, मेक इट पॉइंट हियर, बिजनेस के नेचर के हिसाब से कि एक्सपेंस कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो आप उसे एक्सपेंस शो कर सकते हैं और 1 ईयर में शो कर दीजिए, कैन बी शोन इन 1 ईयर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसे एक्सपेंस शो कर सकते हैं। लेकिन जब वही शॉप, मान लो पान की शॉप थी, वो दुकान थी आपकी, या एक कन्फेक्शन की शॉप थी, जब वही शॉप एडवर्टीजमेंट करा रही है और एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंस करिए 2 लाख रुपीस का, एक छोटी सी पान की दुकान, कन्फेक्शन शॉप, 2 लाख रुपीस एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंस कर रही है, तो आप समझ सकते हैं अब इस एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा तक मिलेगा, 1 साल से ज्यादा तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 1 साल से ज्यादा। तो ये कहते हैं कि इस तरीके के एक्सपेंसेस को 1 साल में शो ना करो, आप ये मानो कि आपका बिजनेस चलता रहेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, गोइंग कंसर्न, फोर्सेबल प्रॉफिट, ना ही कोई इंटेंशन है ना ही नेसेसिटी है कि बंद होगा। इसलिए आप इस एक्सपेंस को आज इस साल में मत दिखाओ, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करना और इसे आप असेट की तरीके से ट्रीट करो और लिखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसे कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका फायदा आगे आने वाले सालों में होता है। हमने लास्ट क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ लिया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप इसे एडवर्टीजमेंट को आप डिसाइड करेंगे इनकम टैक्स के लॉस प्रोविजंस की कितने साल में शो कर सकते हैं, लेट्स सपोज 5 इयर्स में। तो आप पर ईयर 40,000 का एक्सपेंस दिखाएंगे, 40,000 रुपीज पर ईयर, 5 इयर्स में आप थोड़ा थोड़ा करके दिखाते रहेंगे। तो ये हो गया गोइंग कंसर्न assumption. Neither you are having any necessity nor intention to close the business. The business will continue for a foreseeable period, on the basis of which some transactions are given the accounting statement. Like example I have given you here, advertisement and advertisement suspense account. Another example I gave you, the car. If you are purchasing a car, you are not going to show the expense in one accounting year. You will show the depreciation as the expense in the one accounting year, the next accounting year. Depreciation is the reduction in the value of any asset because of its use, wear and tear or passing the technology. Next, consistency assumption. Now we are talking about the consistency assumption here. It says that consist means similar, not change, not change. This assumption says that you can apply one method, practice to give any accounting treatment to a particular transaction or term. Once you have adopted one policy or method, it should be adopted or followed year after year. यदि आपने एक बार कोई मेथड या प्रैक्टिस फॉलो कर दी तो ये ईयर आफ्टर ईयर फॉलो होनी चाहिए। इफ यू वांट टू चेंज इट, द चेंज शुड बी शोन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। अब कहते हैं यदि चेंज कर दिया तो
ठीक है, हम इसको भी समझाएंगे बेटा। पहले कहेंगे कि आप ऐसी कैसी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, यदि आपने कोई यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करी फर्स्ट ईयर से, ईयर 1, और ईयर 2 में भी सेम प्रैक्टिस फॉलो करनी है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस, थर्ड ईयर में भी सेम, और फोर्थ ईयर में भी सेम। आज आप सोच रहे हैं कि यार फिफ्थ ईयर में चेंज कर दो, दूसरी प्रैक्टिस फॉलो कर लो, तो ठीक है, आप वो दूसरी प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, लेकिन उसका चेंज शुरू से यहां तक दिखाएंगे, तो वही बात आ जाएगी कि सेम प्रैक्टिस शुरू से फॉलो होनी चाहिए। एग्जाम्पल से अब क्लियर हो गया आपको। अभी हमने लास्ट में इसमें एग्जाम्पल दिया था कार का, कि आपने कार परचेज की 10 लाख रुपीस की, और आप एक साल के अंदर कार का खर्चा नहीं दिखाने वाले, ईयर आफ्टर ईयर थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस शो करेंगे। बेटा, आपने जो परचेज करी एक कार, वो 10 लाख रुपीस की परचेज की, ठीक है, 10 लाख रुपीस की परचेज की, तो जरा ध्यान से देखना बेटा, वन ईयर कंप्लीट हो गया, उसका यूज किया, कार की वैल्यू में कमी आई, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द कार इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, एंड देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मेथड इज हियर फॉर यू। आपने क्या किया, इसका 10% डेप्रिसिएशन शो किया 1 लाख एट द रेट 10%। वैल्यू रहेगी सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में 9 लाख। फिर आपने इस कार को यूज किया, और फिर 10 लाख का मींस ओरिजिनल वैल्यू का 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज किया। मींस आप जो कार की वैल्यू में कमी ला रहे हैं, वो ओरिजिनल कॉस्ट पर, एक्विजिशन कॉस्ट पर, इसे एक्विजिशन कॉस्ट भी कहते हैं, उस पर 10% हर साल घटा रहे हैं। कि हमारी 10 लाख रुपए की कार 10 साल तक चलेगी, तो हमने सोचा 10% हर साल कम कर दो, उसकी कीमत में कमी आती चली जाएगी। ठीक है, तो 10% ऑफ 10 लाख 1 लाख, नेक्स्ट ईयर वैल्यू क्या रह गई 9 लाख, फिर आपकी 10% कम हुई, फिर वैल्यू क्या रह गई 8 लाख, फिर 1 लाख कम कर दी, वैल्यू क्या रह गई 7 लाख, फिर 1 लाख कम कर दिया आपने, 6 लाख। 4 इयर्स का ले लेते हैं, और ये डेप्रिसिएशन ध्यान देना बच्चों, इसी अमाउंट पर लगना है आपका, यानी स्ट्रेट कहते हैं हमने, स्ट्रेट ओरिजिनल कॉस्ट पर, एक बार जिस कॉस्ट पर लगा दिया उसी कॉस्ट पर लगता रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट, एक जैसा स्ट्रेट। तो आप इसे कहेंगे स्ट्रेट, आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है स्ट्रेट, और लाइन उसका वर्ड दे दिया आपने स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑन एनी फिक्स्ड असेट। In my last words in the same class, I repeated that a number of methods are there to charge the depreciation. Depreciation charge करने के बहुत सारे मेथड हैं। आपके सिलेबस में केवल 2 मेथड्स दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन और दूसरा भी मैं बताने जा रहा हूँ, और भी मेथड्स हैं। तो कुछ तो कहते हैं कि ठीक है इसको फॉलो कर लो, स्ट्रेट लाइन मेथड को। कुछ क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप वीडियो को पॉज करना और आंसर देना, ठीक है। एक बच्चा क्वेश्चन कहता है जी 10 लाख रुपए की मशीनरी है, और ऐसे तो 10 साल बाद मशीन की वैल्यू 0 रह जाएगी, ये क्वेश्चन है। आंसर, हाँ, इस मेथड के हिसाब से तो 0 रह जाएगी, लेकिन स्क्रैप भी बचती है तो उसकी वैल्यू कुछ होती है। इसीलिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज या कुछ अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस आपसे कहते हैं कि ये मेथड नहीं फॉलो करना, आपको दूसरा मेथड फॉलो करना है। क्या करना है देखिए जरा। फर्स्ट ईयर मशीन की वैल्यू आपने 10 लाख रुपीस की, सभी के लिए कॉमन है, इसका 10% डेप्रिसिएशन। बेटा ये चैप्टर है आगे पूरा डेप्रिसिएशन का, इसलिए इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है, आगे काम आएंगे। जितना अच्छे से इन वीडियो को बार बार देखोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, और जितना अच्छे से समझोगे, तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में उतना ही कन्वीनियंस रहेगा, उतनी आसानी रहेगी। तो आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10 लाख का, रह गई 9 लाख। आपसे बोला कि इस साल एसेट की वैल्यू 9 लाख है, तो 9 लाख का ही 10% चार्ज करेंगे ना हम, तो जो वैल्यू इस साल थी
ठीक है, बिल्कुल सही बात। जो इस साल है उसी का 9%, 10%, 90,000 का टैप, वैल्यू रह गई 8,10,000। अब आप इसमें दोनों में कंपेयर करते रहें। अब इसका 10% 81,000, वैल्यू रह गई 7,29,000। और फिर इसके बाद इसका 10% 7,29,000। और आप देखिएगा वैल्यू 6 लाख से ज्यादा आ रही है। मैं चलो फिलहाल आपको समझाने के लिए केवल 3 इयर्स का यहां तक ले लेता हूं कि आपने इतना डैप लगाया है। ये घटती हुई वैल्यू पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, जो वैल्यू कम ऊपर है, दैट इज कॉल्ड रिटेन। रिटेन लिखना, डाउन वैल्यू, जो वैल्यू घटकर लिखी गई है, दैट इज कॉल्ड रिटेन डाउन वैल्यू, WDV। WDV रिटेन जो लिखा गया, डाउन जो डाउन होकर आई वैल्यू, वैल्यू जो डाउन होकर लिखी गई है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड कहलाता है। इससे आपकी एसेट की वैल्यू आफ्टर 10 इयर्स भी 11 इयर्स भी जीरो नहीं होने वाली, मींस स्क्रैप भी रह जाती है तो उसकी वैल्यू होती है। अब आप क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। आप इनमें से कोई एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, कोई एक मेथड फॉलो करें। बट वंस यू हैव अडॉप्टेड अ प्रैक्टिस मेथड, दैट इट शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। शुरू से फॉलो होना चाहिए, ये कहलाता है। तो यदि आप स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते जाएं हर साल। WDV फॉलो करना चाहते हैं, हर साल ये लगाना चाहते हैं, लगाएं। लेकिन फिर भी एक लाइन लिखी हुई है, इफ यू वांट टू मेक अ चेंज, द चेंज शुड बी शोन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। मींस आज आप यहां सोच रहे हैं कि यार WDV मेथड होना चाहिए था, तो बेटा WDV मेथड आप यहां से शो करेंगे फिर से। और यहां जो आप 1 लाख का डेप्रिसिएशन, यानी अब तक 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शो किया, प्रॉफिट से कम किया, अब वो आपको बढ़ाना पड़ेगा और यहां पर 29,000 ऐड करने पड़ेंगे, तब वैल्यू इसकी 7,29,000 शो करनी होगी। तो ये कहलाएगा शुरू से यहां तक WDV मेथड बन जाएगा फिर से। Means to say, once you have adopted a policy, practice, method to give accounting treatment to any business transaction or business term, it should be followed year after year. If you want to make any change, the change should be shown from the beginning to the end. तो आज आपको अकाउंट्स में वैल्यू 7 लाख ना दिखाकर 7,29,000 दिखानी है। WDV यदि आप इस स्ट्रेट लाइन को चेंज करके WDV में फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। That is a consistency. Next, accrual concept. Accrual concept बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अकाउंटिंग में आप accrual concept ही पढ़ते रहेंगे। जर्नल एंट्रीज वगैरह जितनी भी हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सब accrual बेस पर होता है। Accrual means when any transaction take place, it should be recorded. Transaction, financial transaction. Or when any expense or income or revenue recognized, it should be recorded. Whether cash transaction take place or not, जिस टाइम कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट हुआ है उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। यदि कोई खर्चा या इनकम रिकॉग्नाइज हो गई है, रिकॉर्ड कर दें, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हुई हो या ना हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका कोई वर्कर है, वर्क करके चला गया, उसको वेजेस पे करनी है, आपने कहा आज नहीं है कल ले जाना, आप अकाउंट्स में आज ही रिकॉर्ड करेंगे वेदर कैश ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, आज ही रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू आर परचेजिंग द गुड्स ऑन कैश बेसिस, परचेज गुड्स ऑन कैश, ये 4 कैश आ जाएगा यहाँ, ये कैश बेसिस है, ये 4 कैश, यहाँ परचेज्ड
गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने नकद खरीदी और उधार खरीदी, दोनों ही ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, whether cash transaction take place or not. When any income, expense or revenue recognized, it should be recorded in the books of the accounts, whether monetary transaction take place or not. This is called accrual concept. जब भी recognize revenue, उधार माल बेच दिया, सेल करेंगे, प्रॉफिट दिखाना है, भले ही आपके डेटर्स जिनको उधार माल बेचा कस्टमर्स आपको एक साल बाद पेमेंट करें, you have to show in the books of the accounts expenses as well as the incomes of the revenues. मशीनरी आपने क्रेडिट बेस पर परचेज करी, देखो इसमें आपकी एंट्री या बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कम हो गया, और इसमें जर्नल एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये उधार हो गया, ये आपकी लायबिलिटी बन गई क्रेडिटर्स, हमारे वो सप्लायर्स जिनसे हम क्रेडिट बेस पर गुड्स परचेज करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे बनती है ये तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन क्या कैश बेसिस हो या क्रेडिट बेसिस, कोई भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर डे। आई होप दैट यू हैव गॉट दीज basic accounting assumptions. Now give a thumbs up and subscribe the channel if the video is meaningful for you. In the next video we will discuss on the next topics. Thank you. Have a nice day.